गुड नून एंड अस्सलाम वालेकुम। नरजिस बेटा बाकी लोगों को बोल दें जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं प्लीज़। हमने लास्ट क्लास में स्ट्रोक के बारे में डिस्कस किया था। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, हम शुरू करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्ट्रोक के बारे में, या सीवीए क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, कौन डिफाइन कर रहा है, डेफिनेशन कि सीवीए क्या होता है, कैसे होता है, व्हाट आर द डिफरेंट काजेज ऑफ सीवीए। स्ट्रोक को अगर डिफाइन करें तो जिसमें हमने कहा था कि एक्यूट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, जिसमें ब्रेन टिश्यू की इंजरी होना शुरू हो जाती है। क्या वो इंजरी किसी वजह से भी हो सकती है, लाइक ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो सकता है, जिसे हमने अपोक्सिया का नाम दिया था। इसके अलावा ब्लीड हो सकता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। एंड सर मेरी क्लास है, मेरी क्लास है। ये आपकी आवाज़ आ रही है मेरे पास। आप सेकेंड ईयर के साथ आप ऑनलाइन है ना? सर ओके वेल, मेडिकल
Okay, well, we are discussing about the CVA stroke. तो मेडिकल इमरजेंसी है, ओके, डेफिनेटली मेडिकल इमरजेंसी है जिसके अंदर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है, ब्रेन सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है, इस्कीमिया की वजह से हो सकती है या डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से हो सकती है। ओके, वेल, ठीक है, ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, लेकिन एक शॉर्ट सा रिव्यू पे कर लेते हैं, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो ब्रेन स्ट्रोक है या ब्रेन अटैक है या स्ट्रोक है या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता किस वजह से होता है कि वेस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से, जिसके रिजल्ट में जो ब्रेन टिश्यू है उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है। ओके, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने मेजर 2 टाइप्स डिस्कस की थी, वन वाज इस्कीमिक एंड अदर वन वाज हेमरेजिक स्ट्रोक। और इस्कीमिक स्ट्रोक क्या था कि caused by an interruption of blood flow in the cerebral vessel, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो व्हाट आर द डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स, कैन यू लेट मी नो कि व्हाट आर द डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स ऑफ सीवीए, किसी को पता है? Okay, the sudden death of some brain cell due to lack of oxygen, when the blood flow to the brain is impaired or a blockage or rupture of an artery to the brain. Okay, और सीवीए के बारे में हमने ये कहा था कि मेडिकल इमरजेंसी है, डेफिनेटली इसमें डिपेंडिंग ऑन दिस लॉस ऑफ फंक्शन दैट वेरीज विद द लोकेशन एज वेल एज द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, कि डैमेज कितना हुआ है और किस एरिया के अंदर डैमेज हुआ है, दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स ऑन। ओके, हाइपरटेंशन, रिड्यूस फ्लूइड वॉल्यूम, इस्कीमिया, ओके सर, एग्जैक्टली, ठीक है। इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सर अगर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, तो एक टेबल आपको मैंने कहा था कि अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, जिसमें मॉडिफाइएबल और नॉन मॉडिफाइएबल फैक्टर्स थे और नॉन मॉडिफाइएबल फैक्टर्स थे, एंड इम्पॉर्टेंटली हमने कुछ मॉडिफाइएबल बिहेवियर फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया था। वालेकुम अस्सलाम को ऑल ऑफ यू वंस अगेन बेटा, ठीक है। तो लेटर ऑन हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा कंप्लीट एक स्ट्रोक होता है, कंप्लीट स्ट्रोक के अंदर अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट 2 से 3 दिन तक अनचेंज रहा है, कि कंप्लीट ब्रेन सेल की डेथ हो गई है या ब्रेन टिश्यू की डेथ हो गई है, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रोक है। पेशेंट हैविंग ए कंप्लीट स्ट्रोक। मोस्टली ये एम्बोलिक इन नेचर होता है, स्टेबल स्ट्रोक भी इसे कहा जाता है, एंड सिग्नल्स रेडीनेस फॉर एग्रेसिव रिहेबिलिटेशन थेरेपी अनलेस एन एनोरिथम इज इन्वॉल्व। अगर एनोरिथम इन्वॉल्व हो गई है तो आप एग्रेसिव थेरेपी से उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। अनलेस अगर एनोरिथम इन्वॉल्व हो गई है तो फिर इसको रिकवर नहीं किया जा सकता। अगर एनोरिथम से पहले आप एग्रेसिव रिहेबिलिटेशन थेरेपी से रिकवर करना चाहें तो यू हैव द एबिलिटी टू रिस्टोर इट। ओके, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है आपकी सेकंड क्लास में आपका क्विज भी है। ओके, तो इसमें हमने मॉडिफाइएबल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था कि अगर पेशेंट्स को हाइपरटेंशन है तो अल्टीमेटली यू कैन ट्रीट विद द मेडिसिन्स। इसी तरह हाइपर कोलेस्टेरोलिया है, डीएम है, हाइपरकोगुलोपैथी है, कार्डिक डिजीज़ है। अब कार्डिक डिजीज़ से मेनली अगर देखा जाए तो जो एम्बोलाई और थ्रोम्बाई है, ये कार्डिक डिजीज से ही ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। मेनली अगर हम कार्डियोजेनिक एम्बोलिक स्ट्रोक की बात करते हैं तो वो एम्बोलिक स्ट्रोक जो कि एक ब्लड क्लॉट बनेगा लेकिन ट्रैवल करता हुआ ब्रेन तक पहुंचेगा। निकला कहाँ से था? हार्ट से निकला है। हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम था, वहाँ पे ब्लड क्लॉट बना है। क्लॉट बनने के बाद क्या हुआ है कि वो क्लॉट ब्रेन तक जाके पहुंचा है और ब्रेन में जाके उसने सेरिब्रल वेसल को अफेक्ट किया है, या मिडल सेरिब्रल आर्टरी को ब्लॉक किया है, या लार्ज जो
आर्टरी है उसको ब्लॉक किया है, वट एवर कहीं पे भी ब्लॉकेज काज किया है, लेकिन ओरिजिनेशन उसकी कहाँ से कैरोटिड आर्टरी से ओरिजिनेशन थी। अब ये कैरोटिड आर्टरी से ओरिजिनेशन हो सकती है, लेफ्ट हार्ट से ओरिजिनेशन हो सकती है, वट एवर कहीं पे भी ओरिजिनेशन होगी, लेकिन जाके इसने ब्रेन के सेल को डैमेज किया है। अब ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया काज किया है, ये ब्रेन के अंदर इस्कीमिया काज किया है, उसकी वजह से ब्रेन सेल की डेथ हो गई है, तो दैट इज नोन एज कार्डियोजेनिक एम्बोलिक स्ट्रोक भी उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सर्टेन काजेस हो सकती हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट सर्टेन, ओके बेटा क्विज का बाकी क्लास को पता है, क्लास से पूछें ज़रा, उनको पता है। ओके, मॉडिफाइएबल बिहेवियर फैक्टर्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सिगरेट स्मोकिंग है तो अल्टीमेटली यू कैन गो ओके। किसी तरह अल्कोहल ड्रिंकिंग वाला पेशेंट है तो उसको टेपरिंग के लिए चाहे टेपर ऑफ करवाएं, बर्थ कंट्रोल पिल्स इन द कॉम्बिनेशन विद स्मोकिंग रिस्क फैक्टर्स हैं, अल्टीमेटली फिजिकल इनएक्टिविटी है, ओबेसिटी है, या ड्रग यूज पेशेंट्स कर रहा है तो अल्टीमेटली दे आर मोर प्रोन टू डेवलप अ सीवीए। ओके, सम नॉन मॉडिफाइएबल फैक्टर्स, इसके अंदर एज है, जेंडर हो सकता है, रेस हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री है, अल्टीमेटली दैट कांट बी चेंज्ड, दैट कम्स अंडर द नॉन मॉडिफाइएबल फैक्टर्स। ओके, ये वो साइट्स हैं जहाँ से जो एम्बोलाई है वो ओरिजिनेट हो सकते हैं, और ये एम्बोलाई ओरिजिनेट होने के बाद ब्रेन के अंदर या सेरिब्रल आर्टरी के अंदर, या मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, बेसल सेरिब्रल आर्टरी है, इनमें से किसी एक आर्टरी को ब्लॉक करेगी, तो अल्टीमेटली वी कैन से कि पेशेंट हैविंग ए सीवीए। और इसके बाद हमने ट्रांजिक इस्कीमिक अटैक की भी बात की थी कि टीआईए हो जाता है, ट्रांजिक इस्कीमिक अटैक हो जाता है, एंड दैट इज इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, दैट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने डिस्कस किया था कि एक्स्ट्रा क्रेनियल फैक्टर्स होते हैं, ओके। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर कम है तो अल्टीमेटली इस्कीमिया हाइपोक्सिया लीड करेगा। अगर मोर देन 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो अल्टीमेटली देयर विल बी ए एनोरिदम, देयर विल बी ए रैप्चर ऑफ सेरिब्रल आर्टरी, रैप्चर ऑफ सर्कल ऑफ विल्टस। इसके अलावा कार्डिक आउटपुट की अगर हम बात करते हैं तो कार्डिक आउटपुट 30% अगर रिड्यूस हो जाएगी तो अल्टीमेटली सेरिब्रल ब्लड फ्लो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। ब्लड विस्कोसिटी की हमने बात की थी कि अगर ब्लड विस्कस होएगा तो इजीली मूव नहीं कर सकेगा, अगर मूव नहीं करेगा तो हाइपोक्सिया है और इस्कीमिया को लीड कर रहा होता है। इसी तरह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हुआ है एंड लो O2 रिजल्ट्स इन वेसोडाइलेशन टू रिस्टोर blood flow to normal. इसके अलावा CO2 की अगर हम बात करते हैं तो CO2 अगेन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रेगुलेटर ऑफ दिस सेरिब्रल ब्लड फ्लो, और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसके रिजल्ट में सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच को मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर पीएच के अंदर डेविएशन आएगी तो अल्टीमेटली डेविएशन इज ड्यू टू ओके। डिसाइड टेस्ट नहीं हुआ था, किसने डिसाइड करना था? डिसाइड किसने करना था? ओके, डिसाइड हो जाता है बेटा, डोंट वरी। ओके, दूसरा हमने डिस्कस किया था कि ब्लड वेसल का डिसऑर्डर कोई हो सकता है, वो ब्लड वेसल जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही होती है,
उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, या कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप हो सकती है अल्टीमेटली। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल प्रेशर की बात हमने की थी कि अगर आईसीपी रेस्ड है तो वो भी ब्रेन असल्ट काज कर सकता है। बेटा डिसाइड आप लोगों ने करके बताना था, आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया, तो अल्टीमेटली अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ। ओके, सीआर ने पूछा नहीं, आप लोगों ने फाइनल उसको डिसाइड करके बताया था कि सर ने टेस्ट का बोला है और कौन से चैप्टर का टेस्ट देना है। ओके ओके, लेकिन उस दिन हमने कितना पढ़ा था सीवीए, स्टॉप पढ़ा था कुछ, उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का क्विज ऑनलाइन हो जाएगा, आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये आपको पता है कि हमने कौन कौन से टॉपिक डिसाइड किए थे कि किस टॉपिक का टेस्ट होगा? ये भी नहीं पता। ओके सारा, आपने हार्ट फेलियर बोला था। ओके, और बाकी लोगों को बताया था, आपने बोला था ना कि हार्ट फेलियर का ले लें। बेटा लास्ट भी यही था कि मंडे को लेना था, और मंडे से लेके ये थर्सडे तो को आ गया है। ठीक है, आप लोगों को पता ही नहीं है, टेस्ट भी होता है, टेस्ट देना भी होता है। ओके, ये अभी पढ़ते हैं और 2 PM आपका क्विज ऑनलाइन हो जाएगा स्पोर्टिव एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, अदर कंडीशन में ये है कि अगर आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गया है, आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या करता है कि अब नॉर्मल अकोमोडेशन और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द इंटीमा ऑफ द आर्टरीज, अगर इंटीमा ऑफ द आर्टरीज के अंदर कोई प्लेक फॉर्मेशन हो गई है तो अल्टीमेटली वो भी लीड कर रही होती है। जैसे ही आर्थ्रोमा बनेगा, प्लेक फॉर्मेशन मूव करता हुआ, या वो एम्बोलाई की फॉर्म में मूव करता हुआ ब्रेन तक पहुंचेगा, ब्रेन के अंदर इस्कीमिया काज करेगा, और इस्कीमिया की वजह से ब्रेन सेल की डेथ होना शुरू हो जाएगी। ओके बेटा, हार्ट फेलियर का ही होगा नेक्स्ट मंडे ने, नेक्स्ट मंडे किसने देखी है? आज 2 PM इंशाल्लाह। ओके, इसके अलावा प्लेक्स develops in the area of high turbulence which may later damage the plaque formation as well। और प्लेटलेट्स, और अगर फिब्रिन की एग्रीगेशन हो गई है, अब नॉर्मल एग्रीगेशन हो गई है, फिब्रिन अकमुलेट हो गया है, या प्लेटलेट की एग्रीगेशन हो गई है, तो अल्टीमेटली किसी टाइम पे ये वहाँ से डिसलॉक हो सकते हैं। जैसे डिसलॉक होंगे, मूव करेंगे, मूव करने के बाद जो ब्रेन की सेरिब्रल आर्टरी है या ब्रेन की सप्लाई है उसको अक्लूड कर सकते हैं। जब अक्लूजन होगी तो अल्टीमेटली उस एरिया के अंदर इस्कीमिया होने के चांसेस होते हैं, और इस्कीमिया जैसे ही होएगा तो दैट विल अल्टर द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द न्यूरनल सेल या ब्रेन टिश्यू। ओके, इसके अलावा उसकी वजह से आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से सेरिब्रल इन्फॉक्शन हो सकता है। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो ब्रेन है उसको कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होती है टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शन। लेकिन अगर ब्लड फ्लो किसी वजह से इंटरप्टेड
ओके बेटा, वी वर डिस्कसिंग कि आपका जो ब्रेन है उसको कंटिन्यूसली सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की। अगर किसी वजह से इंटरप्शन हो गई है, ब्लड फ्लो के अंदर इंटरप्शन हो गई है, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि नॉर्मली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है, जिसकी रिजल्ट में एटीपी की जनरेशन हो रही होती है। Once there will be interruption in the blood flow, what will happen कि mitochondria will switch into anaerobic metabolism and anaerobic respiration, जिसकी वजह से ATP जनरेशन रिड्यूस हो जाएगी, लैक्टिक एसिड अकमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ATP की जनरेशन रिड्यूस हो जाएगी तो उसके रिजल्ट में जो सोडियम पोटाशियम पंप है दे विल बी फेल। जब सोडियम पोटाशियम पंप फेल हो जाएंगे तो अल्टीमेटली जो सेल है और नॉर्मल जो फंक्शन मेंटेन कर रहा था वो सीज होना शुरू हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंटली जो न्यूरोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म मेंटेन हो रहा था वो विद इन 30 सेकेंड्स अल्टर हो जाएगा, 2 मिनट्स के अंदर स्टॉप हो जाएगा, और ब्रेन सेल की डेथ 4 to 6 मिनट्स के अंदर हो जाएगी। और इसके पीछे काज क्या हो सकती है? कोई आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेक फॉर्मेशन हो सकती है, इस्कीमिया हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो सकती है, कोई ब्लॉकेज हो सकती है, व्हाटएवर द कंडीशन इज देयर, अल्टीमेटली दैट विल लीड टू ए ब्रेन सेल डेथ या ब्रेन टिश्यू की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि अराउंड द कोर एरिया ऑफ इस्कीमिया इज ए बॉर्डर जोन ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई वेयर इस्कीमिया इज पोटेंशियली रिवर्सिबल। अगर इस्कीमिया हुआ था तो इस्कीमिया हुआ था लेकिन बॉर्डर जोन के साथ इस्कीमिया को रिवर्स किया जा सकता है। And if the adequate blood flow can be restored early before the 3 hours, ultimately that is known as transient ischemic attack. इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो रहा था उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो रहा था या जो न्यूरोलॉजिकल टिश्यू का लॉस हो रहा था उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और अगर विद इन 3 आवर्स से लेके 24 आवर्स के अंदर रिजॉल्व कर लेते हैं तो दैट इज नोन एज TIA, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक। ओके, अब ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक के अंदर क्या होता है कि टेम्परेरी फोकल लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन कॉज्ड बाय इस्कीमिया। इस्कीमिया हुआ, इस्कीमिया ने क्या किया कि टेम्परेरी फोकल लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन किया, जिस तरह कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर हो रहा होता है। लेकिन ये माइट बी दैट वाज ड्यू टू इस्कीमिया, माइट बी दैट वाज ड्यू टू ब्लॉकेज, कॉज कोई भी हो सकती है। लेकिन आपने क्या किया 3 आवर्स से 24 आवर्स के अंदर उसको रिजॉल्व कर लिया, दैट इज नोन एज TIA, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक। ओके, इसके अलावा ये कंडीशन भी हो सकती है कि कोई माइक्रो एम्बोलाई मूव करता हुआ जिसने टेम्परेरी ब्लड फ्लो को ब्लॉक किया है, टेम्परेरी ब्लॉकेज हुई, उसने भी TIA को लीड किया। लेकिन जो टेम्परेरी ब्लॉकेज होती है या जो TIA होता है दैट इज ए बिग प्रेडिक्टर्स ऑफ CVA, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक का एक बिग प्रेडिक्टर है, जिससे हमें पता चल रहा होता है कि अगर इस TIA हुआ है तो इस पेशेंट्स को स्ट्रोक होने के चांसेस हैं, इसलिए उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि टाइप्स ऑफ स्ट्रोक बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स, वन इज इस्कीमिक स्ट्रोक एंड सेकंड वन इज हेमरेजिक स्ट्रोक। जो इस्कीमिक स्ट्रोक है इसके अंदर बेटा थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक आ रहा होता है, एम्बोलिक स्ट्रोक है। और जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, हेमरेज डिपेंड करता है कि ब्लीड कहाँ पे हुई है, लेकिन हेमरेजिक स्ट्रोक बोथ आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर, स्पॉन्टेनियस इन नेचर में हो सकता है काज क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, हो सकता है कोई ऑलरेडी एनोरिदम बनी हुई थी, अब नॉर्मल डायलेटेशन हुई थी वो रैप्चर हो गई है, हो सकता है कोई ट्रैक ट्रॉमा हो गया है। अब स्पॉन्टेनियस इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है और दूसरा स्पॉन्टेनियस सबरेक्नाइड हेमरेज है। इंट्रासेरेब्रल के अंदर ब्लीड हो रहा है, ये सबरेक्नाइड स्पेस के अंदर ब्लीड हो रहा है, तो अल्टीमेटली वी कैन से कि दैट इज इंट्रासेरेब्रल एंड दैट इज सबरेक्नाइड। वेल ओके, दीज आर द टाइप्स लाइक मेजर टाइप्स, जिसको हमने थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक का नाम किया था, और सेकंड वन वाज एम्बोलिक स्ट्रोक, और थर्ड वन इज हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में ये क्या होता है कि ब्लड वेसल बर्स्ट आउट होती है, बर्स्ट आउट होने के बाद जो ब्रेन सेल्स हैं, ये ब्रेन टिश्यू है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है अनटिल अनलेस के क्लॉटिंग शॉट्स ऑफ द लीकेज। और एम्बोलाई और थ्रोम्बाई का आप लोगों को पता है। और इस्कीमिक स्ट्रोक के अंदर अगेन व्हाट विल हैपन, the loss of function in the brain as a result of disrupted blood supply results in adequate blood flow to the brain due to partial or complete occlusion of the artery, इसको हमने cerebral infarction का नाम दिया था। इसके अलावा constitute 80% all the stroke में जो ischemic stroke है वो mainly 85% के केसेस में हो रहा होता है। और वो patients that are suffering from the ischemic stroke do not have a decreased level of consciousness in the first 24 hours। और सिम्टम्स वर्स कब होंगी? फर्स्ट 72 आवर्स के बाद,
विद द सेरिब्रल एडिमा। जैसे सेरिब्रल एडिमा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा तो अल्टीमेटली सिम्टम्स वर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक के पहले भी हमने डिस्कस किया था। थ्रोम्बोसिस क्या होता है बेसिकली कि कहीं पे कोई ब्लड वेसल इंजरी हुई है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हुई है और ब्लड क्लॉट क्या था, डिसॉल्व हो गया है। डिसॉल्व नहीं हुआ बल्कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मूव करना शुरू कर दिया, इन फॉर्म ऑफ एम्बुलाई। रिजल्ट्स ऑफ थ्रोम्बोसिस और नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल हो सकती है काज। इसके अलावा मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्ट्रोक है 2/3 आर एसोसिएटेड विद HTN और डायबिटीज मेलिटस और ऑफन प्रोसीडेड बाय TIA हुआ था, उसके बाद इस्कीमिया होने के चांसेस हैं क्योंकि माइक्रो एम्बोलाई सर्कुलेशन में मूव कर रहे थे और उन्होंने जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, ये सर्कल ऑफ विलस हैं, उनमें स्मॉल जो कैपिलरीज या आर्टरी की ब्रांचेस हैं उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया। जैसे ही ब्लॉक होंगे तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू इस्कीमिक स्ट्रोक एंड सब टाइप थ्रोम्बोसिस होना शुरू हो जाएगी, ये थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है एम्बोलिक स्ट्रोक। अब थ्रोम्बोसिस और एम्बुलस के दरमियान क्या फर्क है? जो एम्बुलस है बेटा ये किसी भी सेरिब्रल आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है, इन्फेक्शन काज करेगा, एडिमा काज करेगा और इसके अलावा क्या होगा कि ये जो एम्बोलाई है ओरिजिनेट कहीं से भी हो सकता है, लाइक हार्ट से ओरिजिनेट हो सकता है, जिसको हमने पहले भी कहा है कि अगर हार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है तो उसको हम कार्डियोजेनिक एम्बोलिक स्ट्रोक भी कह सकते हैं अगर हार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है। तो इसलिए कहीं से भी ओरिजिनेट होने के बाद जो ब्रेन के अंदर ब्रेन सप्लाई को कंप्रोमाइज कर देता है, ये सेरिब्रल आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो ब्रेन सेल हैं या जो न्यूरॉन्स हैं या जो सेरिब्रल टिश्यू हैं या ब्रेन टिश्यू हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ एम्बोलाई ओरिजिनेट इन द हार्ट विद द ब्लड ब्रेकिंग ऑफ फ्रॉम द एंडोकार्डियम एंड एंटरिंग द सर्कुलेशन एसोसिएटेड विद सडन रैपिड occurrence of several clinical symptoms. Patient usually remains conscious although may have a headache. अब ये एम्बोलाई वाले पेशेंट्स के अंदर कॉमनली अगर हम देखेंगे तो पेशेंट को हेडेक होगी लेकिन नॉर्मली पेशेंट कॉन्शियस होगा। ओके, आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज हेमरेजिक स्ट्रोक। अब हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि हेमरेजिक स्ट्रोक कॉज बाय ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन टिश्यू इटसेल्फ और इनटू द सबरेक्नल स्पेस और वेंट्रिकल। अब ब्लीडिंग कहीं पे भी हो सकती है, वेंट्रिकल्स के अंदर हो सकती है, सबरेक्नल स्पेस के अंदर हो सकती है या ब्रेन टिश्यू के अंदर डायरेक्टली हो सकती है। कॉज मेनली जो कॉज होती है वो HTN होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। जब मोर देन 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर होएगा या इससे एक्सीड करेगा तो माइट बी जो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स हैं वो अपनी इलास्टिसिटी लॉस कर बैठती हैं। जैसे उनकी इलास्टिसिटी लॉस होएगी, पहले एनोरिदम ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है, एनोरिदम के बाद उनकी इलास्टिसिटी एंड हो चुकी होती है, उस टाइम ब्रस्ट आउट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ब्रस्ट आउट होंगी तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि हेमरेजिक स्ट्रोक है। अब इसके रिजल्ट में क्या होगा? अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ द स्ट्रोक। ओके, हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर और क्या होता है बेटा इंपॉर्टेंटली? अब जैसे ही रैप्चर हुई सही ब्लड वेसल कोई रैप्चर हो गई है, स्पॉन्टेनियस हुई है या ऑलरेडी TIA हुआ था या ऑलरेडी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, तो उसके रिजल्ट में सेरिब्रल हेमरेज, फोकल हीमाटोमा बनना शुरू हो जाएगा, एडीमा होएगा, एडीमा की वजह से जो ब्रेन के कंटेंट हैं उनकी कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगी और उसके साथ जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर स्पेज़म होना शुरू हो जाएगा। इसके रिस्क फैक्टर्स, पहला रिस्क फैक्टर्स HTN हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, सेकेंडली एडवांसिंग ऑफ एज हो सकती है, अदर कंडीशंस में कोई ब्लड वेसल का ट्यूमर हो सकता है, हाइपरकोगुलोपैथी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वेस्कुलाइटिस हो सकता है, सर्टेन ड्रग्स हो सकती हैं, इसके अलावा एनोरिदम हो सकती है या एट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन हो सकती है या कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं जिसकी वजह से देयर विल बी अ सडन हेमरेज इन द सेरिब्रल इन द ब्लड इन द ब्रेन। और सेरिब्रल हेमरेज मोस्टली सडनली अकर करता है, तब करेगा जब पर्सन एक्टिव होएगा, लेकिन ऑनसेट वॉमिटिंग कॉमनली अकर्स होती है, ऑनसेट हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा और फोकल जो सिम्टम्स हैं वो डिपेंड करती है कि ब्लड वेसल कौन सी इन्वॉल्व थी। मोस्ट कॉमन सिचुएशन में जो हेमरेज है वो बेसल गैंग्लिया के अंदर हो रही होती है, रिजल्ट इन कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया हो रहा होता है,
या इनिशियल फ्लैसिडिटी हो गई होती है जिसकी वजह से स्पेसिफिसिटी होना स्टार्ट हो सकती है। और हेमरेज और जो एडीमा हुआ था उसने क्या किया, ब्रेन सब्सटेंस के ऊपर अगेन प्रेशर क्रिएट किया, प्रेशर डाला, और प्रेशर डालने की वजह से हो सकता है कि फ्रीक्वेंट जो ब्रेन सेल थे या ब्रेन टिश्यू थे उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ ओके। इसके बाद इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज में क्या होता है कि ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन caused by rupture of blood vessel. Definitely yes, hypertension is most important cause हो सकती है, ड्यूरिंग एक्टिविटी हो रहा होता है, और ऑफन सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स दैट प्रोग्रेस ओवर मिनट्स एंड ऑल बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग ब्लीडिंग। अब जैसे ब्लीड होता रहेगा अल्टीमेटली उसके रिजल्ट में जो साइन और सिम्टम्स हैं वो वर्स होना शुरू हो जाते हैं। अगर मैनिफेस्टेशन देखी जाए तो इनिशियली न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जैसे ही होएगा, पेशेंट्स के अंदर हेडेक होएगा, नोजिया वोमिटिंग होएगा, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होएगा, और पेशेंट्स ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम HTN। ये सब रेटिनल स्पेस के अंदर हेमरेज हुआ है और इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है। ओके, जो सब रेटिनल हेमरेज होता है इसके अंदर क्या होता है कि पहले एनोरिदम हो चुकी होती है, एनोरिदम होने के बाद जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो सब रेटिनल स्पेस है उसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ब्लीडिंग होएगी तो ये सब रेटिनल स्पेस कैन एक्सटेंड वेल बियॉन्ड द साइट ऑफ रीजन, फ्लडिंग ऑफ बेसल सिस्टम होना शुरू हो जाएगी, वेंट्रिकल्स के अंदर हो सकती है, स्पाइनल सब रेटिनल स्पेस के अंदर हो सकती है। और मोस्टली जो एनोरिदम हो रहे होते हैं ये इसके अंदर सेरिब्रल एनोरिदम है, उसके अंदर स्मॉल सेकुलर एनोरिदम्स होते हैं जिनको बेरी एनोरिदम का नाम दिया जाता है। इसके अलावा ब्लीडिंग ज़्यादातर जो एनोरिदम डेवलप होता है वो सर्कल ऑफ विलियस के अंदर डेवलप हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पे स्मॉल आर्टरीज पड़ी होती हैं और उनकी अबनॉर्मल डायलेशन होना शुरू हो जाती है, और एक टाइम आता है कि ये सेरिब्रल एनोरिदम जो है रिजल्ट्स इन द सबरेटिनल हेमरेज। अब जैसे ही एनोरिदम का साइज बढ़ता जाएगा द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज होती जाएगी, और इसका नॉर्मल एनोरिदम जो मोस्टली बिगर देन 3 से लेकर 5 मिलीमीटर तक हो सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है, सिगरेट स्मोकिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, HTN के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। दैट इज अगेन अ ग्रेट थ्रेट फॉर द पेशेंट्स हु हैव ऑलरेडी हैविंग ए हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल एनोरिदम भी हो सकता है, लेकिन वो बच्चों के अंदर कॉमन होता है। अप्रॉक्सीमेटली वो लोग जिनकी एज 50 ईयर्स तक हो जाती है उनके अंदर सबरेटिनल हेमरेज अप्रॉक्सीमेटली कॉमन होता है। ओके, सबरेटिनल के अंदर क्या होता है? बेटा जो बेरी एनोरिदम होता है, बेरी एनोरिदम में ये होता है कि ये बेसिकली सेकुलर एनोरिदम होता है। अब इसमें क्या होता है कि आप जो साइट ऑफ एनोरिदम है ना, या वो जहाँ पे ये डेवलप हो रहा होता है वहाँ पे बल्जिंग ऑफ आर्टरीज होना स्टार्ट हो जाती है, और कंजेनिटल माइट बी, कंजेनिटल में क्या हो सकता है उसका बेटा एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन कंफर्म नहीं है, तुक्का नहीं लगा सकता। कंजेनिटल में देखूंगा, लेकिन जो बेरी एनोरिदम है, बेरी एनोरिदम में सेकुलर एनोरिदम होता है, स्मॉल सेकुलर एनोरिदम होता है, और मोस्टली ये सेरिब्रल एनोरिदम को ही कहा जाता है। उसमें बल्जिंग ऑफ आर्टरीज होना स्टार्ट हो जाती हैं, अब नॉर्मल डायलेटेशन होना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, सबरेटिनल हेमरेज क्या होता है कि ब्लीडिंग इनटू द सबरेटिनल स्पेस होना शुरू हो जाती है। द एरिया बिटवीन द रेटिनल मेम्ब्रेन एंड पिया मेटर सराउंडिंग द वेन कॉमनली कॉज्ड बाय रप्चर ऑफ सेरिब्रल एनोरिदम। अब ये सेरिब्रल एनोरिदम बेसिकली बेरी एनोरिदम होती है। अब नॉर्मल डायलेटेशन होगी, बल्जिंग होगी, और एक टाइम आएगा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो रप्चर हो जाएगी।
जैसे रैप्चर होगी तो उसको कहते हैं ये सबरेक्नल डैमेज है। ये सर्टेन साइन और सिम्टम्स हैं ऑफ स्ट्रोक इन्वॉल्व सेरिब्रल आर्टरी। अगर सेरिब्रल आर्टरी है जिसके अंदर सेरिब्रल आर्टरी में इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, मिडल है, पोस्टीरियर है, ये बेसलेस या वर्टिब्रल आर्टरी है, उसके अकॉर्डिंगली ब्रेन एरिया कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे ये आप 2 मिनट में इसको पढ़ें, उसके बाद इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये पढ़ लिया बेटा आप लोगों ने। नेक्स्ट है डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। लाइक मोटर फंक्शन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स इन द पेरिमीडियल पाथवे काजेस, मोबिलिटी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम आएगा, एंड इंपॉर्टेंटली स्वेलिंग और स्पीच के अंदर प्रॉब्लम आएगा, गैग रिफ्लेक्स के अंदर प्रॉब्लम आएगा, और सेल्फ केयर एबिलिटीज बंदा नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इंस्टेड ऑफ दैट लॉस ऑफ स्किल, वॉलंटरी मूवमेंट होने शुरू हो जाएंगी, ये केस उसको कहा जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम आएगा, मसल टोन के अंदर प्रॉब्लम आएगा, रिफ्लेक्सेस के अंदर प्रॉब्लम आएगा, और इनिशियली हैपोरिफ्लेक्सिया होएगा विच प्रोग्रेस टू हाइपररिफ्लेक्सिया फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट। लेटर ऑन हाइपररिफ्लेक्सिया की तरफ भी पेशेंट्स मूव कर जाता है। इसके अलावा पैटर्न ऑफ डेफिसिट्स क्या क्या हो सकते हैं। कंट्रालेटरल डेफिसिट्स हो सकती हैं। ए लीन ऑन वन साइड ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स द मोटर फंक्शन ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेन। जिस तरह हमने हेमिस्फीयर की बात की थी कि राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये कंट्रालेटरल डिफेक्ट्स के अंदर यही होता है कि कौन सा हेमिस्फीयर इन्वॉल्व हुआ है और कौन लीन जो है वो कहाँ पे पड़ा है और कौन से ब्रेन साइड को इफेक्ट कर रहा है। तो उसके अपोजिट जो मोटर फंक्शन होंगे वो अल्टर्ड होना शुरू हो जाएंगे।
इसके अलावा आर्म्स और लेग्स ऑन द इफेक्टेड साइड में भी वीक होना शुरू हो जाएंगी, पैरालाइज होना शुरू हो जाएंगी टू डिफरेंट डिग्रीज डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ सेरिब्रल सर्कुलेशन कंप्रोमाइज के उस एरिया के अंदर जो सेरिब्रल सर्कुलेशन थी वो कितनी कंप्रोमाइज हुई है। गॉट इट। अगर एक हेमिस्फीयर के अंदर राइट हेमिस्फीयर के अंदर प्रॉब्लम आया है, इन्फॉक्शन हुई है, तो अल्टीमेटली लेफ्ट साइड की जो लेग और आर्म है दैट विल बी इफेक्टेड। लेकिन सिविरिटी डिपेंड करती है डिग्री ऑफ डैमेज के ऊपर कि डैमेज कितना हुआ है। गॉट इट। अफेक्टेड, इसके अलावा अगर शोल्डर की बात करते हैं तो इफेक्टेड शोल्डर टेंड टू रोटेट इंटरनली तो रोटेट करेगा और जो हिप है रोटेट एक्सटर्नली। ओके। हाइपररिफ्लेक्सिया बेटा, और हाइपररिफ्लेक्सिया ये होता है कि जो टून होती है वो डिक्रीज हो चुकी होती है। जो रिफ्लेक्सेस हैं वो नॉर्मली जो उनके अंदर जो टून होती है वो डिक्रीज हो जाती है हाइपररिफ्लेक्सिया, और हाइपररिफ्लेक्सिया के अंदर हाइपर टोन होना स्टार्ट हो जाती है। ओके। द इफेक्टेड फुट इज प्लांटर फ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगी और इन्वर्टेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर पैरालिसिस हो गई है पेशेंट्स के अंदर या फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है तो सेवरल डेज टू सेवरल वीक्स तक रहेगी। उसके बाद स्लोली और प्रोग्रेसिवली नॉर्मल हो सकती है अगर पेशेंट पास सफरिंग फ्रॉम TIA या फ्लेक्सिबिलिटी को थ्रू मसल रिलैक्सेंट से ट्रीट किया जा रहा है। अगर मसल रिलैक्सेंट से ट्रीट करेंगे तो अल्टीमेटली जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिड्यूस होकर नॉर्मलाइज हो सकती है। इसके अलावा स्पैज्म मसल के अंदर होना शुरू हो जाएगा। अगर स्पैज्म होना शुरू हो गया तो अल्टीमेटली दैट विल वर्सन्स द फ्लैसिड स्टेज, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो अपर न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा, अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन्स के अंदर इंटरप्शन आएगा, और जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है बिटवीन द अपर एंड लोअर न्यूरॉन या न्यूरॉनल जो पाथवे है वो इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मली जो मैसेज कन्वे होता है अपर से लोअर की तरफ या प्री से पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन के दरमियान जो मैसेज कन्वे हो रहा होता है वो इन्फ्लुएंस होएगा, वो इंटरप्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इस इंटरप्शन की वजह से, न्यूरॉनल इंटरप्शन की वजह से हाइपो और हाइपर रिफ्लेक्सिया हो रहे होते हैं। अगर पाथवे क्लियर आउट है, क्लियर पाथवे है, जो न्यूरॉनल पाथवे है प्री से पोस्ट गैंग्लियनिक पाथवे है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है वो नॉर्मली है तो अल्टीमेटली इट माइट बी देयर विल बी हाइपर रिफ्लेक्सिया। अगर नहीं होएगा तो वो हाइपो रिफ्लेक्सिया को भी लीड कर सकता है। इसके अलावा चैनल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर चैनल्स प्रॉपरली ओपन हो रहे हैं तो अल्टीमेटली देन इट विल लीड टू नॉर्मल कंडीशन। अगर एक्सेसिव अमाउंट पे ओपन हो रहे हैं तो दैट माइट बी हाइपररिफ्लेक्सिया। जिस तरह हमने एक्शन पोटेंशियल के अंदर डिस्कस किया था कि एक्शन पोटेंशियल अगर सोडियम इन्फ्लक्स ज़्यादा हो रहा है, पोटेशियम इन्फ्लक्स कम हो रहा है तो वो भी लीड कर रहा होता है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं तो वो भी हाइपो और हाइपररिफ्लेक्सिया को लीड कर रहे होती हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगा। कम्युनिकेशन के अंदर एफेजिया होना शुरू हो जाएगा। एफेजिया के अंदर ये होता है कि पेशेंट्स का जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज है या कंप्रीहेंशन है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। लॉस क्यों होएगा? क्योंकि उसका जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर है, लाइक लेफ्ट हेमिस्फीयर है, वो लॉस होना शुरू हो जाता है। या लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज होने की वजह से एफेजिया कॉमन होता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट हेमिस्फीयर है, अगर डैमेज हो गया तो उसकी वजह से एफेजिया उन पेशेंट्स के अंदर कॉमन होता है। एफेजिया बेसिकली क्या है कि कंप्रीहेंशन और यूज ऑफ लैंग्वेज है वो लॉस हो जाना। दूसरा डिस्फेजिया होता है। अब डिस्फेजिया के अंदर क्या होता है कि जो कंप्रीहेंशन या यूज ऑफ लैंग्वेज था ये पार्शियल डिसरप्शन या लॉस की वजह से डिफिकल्ट हो गया है, डिसफंक्शन हो गया है। डिस्फेजिया और एफेजिया में क्या होता है कि एफेजिया के अंदर कंप्लीट लॉस हो चुका होता है और डिस्फेजिया के अंदर डिसफंक्शन होता है। अब डिसफंक्शन होता क्या कहाँ पे है? हो सकता है इसमें भी लेफ्ट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व हो, लेकिन कंप्रीहेंशन या यूज ऑफ लैंग्वेज के अंदर डिसफंक्शन होता है, माइट बी ड्यू टू पार्शियल डिसरप्शन और लॉस। ओके। इसमें क्या होता है कि नॉन फ्लुएंट मिनिमल स्पीच एक्टिविटी होती है लेकिन विद लो स्लो स्पीच दैट रिक्वायर्स ऑब्वियस एफर्ट। पेशेंट बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहा होता है कि मैं कोई ना कोई बात करूं, दैट इज नोन एज डिस्फेजिया। लेकिन जो फ्लुएंसी होती है स्पीच की वो नहीं होती, और जो फ्लुएंट स्पीच इज प्रेजेंट बट कंटेन्स लिटिल मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। वो फ्यू वर्ड्स कैन से कि मुझे पानी चाहिए तो कंप्लीट ये नहीं कहेगा कि मुझे पानी चाहिए, ही या शी ओनली से पानी। इसी तरह अगर वो ये कहेगा कि मुझे दर्द हो रहा है तो ये कांट एबल टू प्रोनाउंस कि मुझे पेन हो रहा है, ही विल ओनली से पेन पेन लाइक दैट। तो उनके अंदर जो फ्लुएंसी है वो नहीं होएगी, दैट इज नोन एज डिस्फेजिया।
गेट इट? ओके, इसके अलावा कंडक्टिव एफेजिया होएगा। कंडक्टिव एफेजिया के अंदर एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव दोनों के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। एक्सप्रेसिव मीन के उसके एक्सप्रेशन लॉस होना शुरू हो जाता है, मिक्स होना शुरू हो जाता है। एक्सप्रेशन उसका क्या है और जो पेन का स्टिमुलस है उसकी रिसेप्शन किस तरह की है। अगर दोनों के अंदर मिक्सचर आ रहा है तो दैट इज नोन एज कंडक्टिव एफेजिया। और फोर्थ वन होता है ग्लोबल एफेजिया। ग्लोबल एफेजिया के अंदर क्या होता है कि जो मैसिव लियंस होते हैं उन्होंने वर्चुअल लॉस ऑफ ऑल द लैंग्वेजिबिलिटी को लॉस कर दिया है कि लैंग्वेज का जो सेंटर था या कंट्रोल सेंटर था उसको कंप्लीटली डैमेज कर दिया है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसको कहा जाता है ग्लोबल एफेजिया। तो कम्युनिकेशन के अंदर हमने चार एफेजिया डिस्कस किए हैं। पहले कंप्लीटली एफेजिया होता है, सेकेंडली डिसफेजिया होता है, इसमें डिफिकल्टी होना शुरू हो जाती है, डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है कंप्रीहेंशन या यूज ऑफ लैंग्वेज के अंदर। उसके अंदर दो चीज़ें याद रखिएगा, वन इज फ्लुएंसी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और दूसरा कि मीनिंगफुल वर्ड्स ओनली ही और शी कैन प्रोनाउंस विद द रिक्वायर्ड ऑब्वियस एफर्ट। गॉट इट? तीसरी कंडीशन में हमने ये कहा है कि कंडक्टिव एफेजिया होता है। कंडक्टिव एफेजिया के अंदर मिक्सचर होना शुरू हो जाता है बोथ एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव एफेजिया का। और फाइनली ग्लोबल एफेजिया होता है। ग्लोबल एफेजिया के अंदर क्या होता है कि जो लैंग्वेज का सेंटर है वो कंप्लीट लियन की वजह से, या लियन उसको किसी लियन ने ऑक्यूपाई कर दिया या वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उसकी वजह से ग्लोबल एफेजिया स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसके अलावा वर्निक्स एरिया का डैमेज होना शुरू हो सकता है, ब्रोका एरिया डैमेज हो सकता है, ये हम लेटर क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और बाकी आप लोग क्विज के लिए रेडी कर लीजिएगा और इंशाल्लाह 2 PM क्विज विल बी ऑनलाइन। गेट इट? सी यू इंशाल्लाह एट 2 PM पे। और ये कम्युनिकेशन फ्रॉम वर्निक्स एरिया और ब्रोका एरिया डैमेज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। वर्निक्स एरिया अगर डैमेज हो गया तो अल्टीमेटली रिसेप्टिव एफेजिया होएगा जिसमें साउंड और स्पीच दोनों कैन बी अंडरस्टूड। पता नहीं चलेगा कि वो बोल क्या रहा है या कह क्या रहा है। और इम्पेयर्ड कंप्रीहेंशन ऑफ बोथ स्पोकन और रिटन लैंग्वेज के अंदर अल्टीमेटली कंप्रीहेंशन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ब्रोका एरिया अगर डैमेज हो गया है तो एक्सेसिव एफेजिया होएगा, स्पीकिंग और राइटिंग दोनों के अंदर डिफिकल्टी होएगी, डिसऑर्थी होएगा, मसल कंट्रोल प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो जाएगा, मस्कुलर कंट्रोल ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा जिसके अंदर प्रोनाउंसिएशन है, आर्टिकुलेशन है, फोनेशन है, डज नॉट इफेक्ट कंप्रीहेंशन ऑफ द लैंग्वेज। ओके, सी यू इंशाल्लाह एट 2 PM। हार्ट फेलियर की स्लाइड्स आप लोगों के पास नहीं है ऑलरेडी? बेटा अभी 1 आ रहा है आपके पास, आप पढ़ सकती हैं। ठीक है, 1 आवर के अंदर हम टेस्ट को पढ़ लें, उसके बाद देखते हैं